क्लास, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी मॉडर्न स्टील, क्रेन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्या कोई इमारत 1000 साल तक भूकंप और ग्रेविटी को मात दे सकती है? बिल्कुल दे सकती है। आज हम प्राचीन भारतीय वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और मेटाफिजिक्स यानी आध्यात्मिक विज्ञान के इसी शानदार संगम को डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पत्थरों से बना एक स्ट्रक्चर सिर्फ ईंट गारे का ढांचा नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक जीता जागता ब्लूप्रिंट बन जाता है। आज के इस मास्टर क्लास का हमारा सफर मैक्रो से माइक्रो की तरफ जाएगा। हम सैक्रेड ज्योमेट्री, वास्तु पुरुष मंडल, आर्किटेक्चर को एक शरीर के रूप में देखने की अवधारणा, कंदारिया महादेव की हमारी केस स्टडी और अंत में उस आध्यात्मिक यात्रा पर बात करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। सेक्रेड ज्योमेट्री एंड आर्किटेक्चर, वो बुनियादी सिद्धांत जो एक आम सी बिल्डिंग को एक जीवित इकाई में बदल देता है। अब देखिए, शिल्पशास्त्र जैसे हमारे प्राचीन आर्किटेक्चरल ग्रंथों ने सिर्फ नियम नहीं थोपे, उन्होंने हमें ऐसे फंक्शनल फ्रेमवर्क्स दिए जो आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पदविन्यास, ग्रिड सिस्टम को ही ले लीजिए। इन ग्रंथों में इमारतों को सिर्फ एक आश्रय या शेल्टर नहीं माना गया, बल्कि एक डायनामिक फॉर्म के रूप में देखा गया, जो ग्रेविटी, भूकंपीय गतिविधियों और यहां तक कि सूरज की दिशा के साथ भी पूरी तरह से अलाइंड रहता है। और यही साइंटिफिक अप्रोच हमें हमारे दूसरे भाग तक ले जाती है, द वास्तु पुरुष मंडल, इन पवित्र स्ट्रक्चर्स का असली मेटाफिजिकल ब्लूप्रिंट। आप सभी को ये समझना होगा कि वास्तु पुरुष मंडल कोई आम फ्लोर प्लान या 2D नक्शा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वास्तुकला में ज्योमेट्री और दिव्यता का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा के प्रवाह को सीधे मंदिर के बेस पर मैप करता है, ताकि यूनिवर्सल फोर्सेस को सही दिशा मिल सके। इसके कोर प्रिंसिपल्स बहुत दिलचस्प हैं। इस ग्रिड को 64 या 81 परफेक्ट स्क्वायर्स पर सेट किया जाता है। अब स्क्वायर ही क्यों? क्योंकि स्क्वायर पृथ्वी और स्थिरता का सबसे पवित्र प्रतीक माना गया है। इस ग्रिड में एक ब्रह्मांडीय इकाई यानी कॉस्मिक बीइंग को इस तरह रखा जाता है कि उसका सिर नॉर्थ ईस्ट और पैर साउथ वेस्ट की ओर हों। और बिल्कुल बीच में वहां होता है ब्रह्मस्थान, क्रिएटर का केंद्र, जिसे ऊर्जा के फ्री फ्लो के लिए हमेशा खुला रखा जाता है। मुख्य दिशाओं के साथ इसका इतना सटीक अलाइनमेंट होता है कि आर्किटेक्ट्स उस जमाने में भी पर्यावरण और खगोलीय शक्तियों को पत्थरों के साथ पूरी तरह सिंक कर देते थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आर्किटेक्चर एज द बॉडी। सवाल यह है कि ये जो इतनी अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट कॉस्मिक ज्योमेट्री है, वो असल में पत्थरों और स्पेस में कैसे ट्रांसलेट होती है? इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब है प्रसाद पुरुष का सिद्धांत। ये कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर के हिस्सों को सीधे हमारी ह्यूमन एनाटॉमी और आध्यात्मिक चक्रों से जोड़ देता है। जरा इस टेबल को देखिए। गर्भगृह हमारे दिल या गर्भ का काम करता है। उसके ठीक ऊपर का ऊंचा विमान या शिखर हमारे सिर या क्राउन चक्र को दर्शाता है। अंतराल हमारी गर्दन है, मंडप छाती या पेट है, और गोपुरम यानी मुख्य प्रवेश द्वार हमारे पैरों का प्रतीक है। मतलब पूरा का पूरा मंदिर ही एक इंसान के शरीर जैसा है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मंदिर कोई ईंट पत्थर का मरा हुआ ढांचा नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल मशीन है। इसे इतनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ डिजाइन किया गया है कि ये भक्त की आंतरिक ऊर्जा को सीधे बाहरी ब्रह्मांड के साथ ट्यून कर दे, यानी वास्तुकला खुद पूजा में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाती है। चलिए अब इन सारी थियरीज को प्रैक्टिकली काम करते हुए देखते हैं हमारे चौथे भाग में, केस स्टडी कंदारिया महादेव। 11वीं शताब्दी में लगभग 1025 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के राजा विद्याधर ने इस मास्टरपीस को बनवाया था। महमूद गजनवी पर अपनी जीत के जश्न में बना ये शिव मंदिर नॉर्थ इंडियन नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर का एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है। ये पंचरथ यानी 5 भाग वाले डिजाइन को फॉलो करता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, कंदारिया शब्द का अर्थ ही होता है गुफा का महान देवता। अब आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के तौर पे आपका ध्यान सीधे इसके शिखर पर जाना चाहिए। ये कोई एक सिंगल स्पायर नहीं है, इसमें 84, जी हाँ 84 छोटे छोटे टावर्स हैं जिन्हें उरुश्रृंग कहा जाता है। इनका ये क्लस्टर बिना किसी मॉडर्न टूल के माउंट कैलाश की चोटियों की इतनी भव्य और बारीक नकल करता है कि बस देखते ही बनता है। एक और कमाल का नंबर है 31। ये सेंट्रल स्ट्रक्चर करीब 31 मीटर की जबरदस्त ऊंचाई तक जाता है। ये मेलू प्रसाद इंजीनियरिंग मॉडल का एकदम सटीक डेमोन्स्ट्रेशन है। ये मॉडल एक सेंट्रल वर्टिकल एक्सिस पर काम करता है।
जो सारे वजन को नेचुरली नीचे की तरफ धकेलता है और लेटरल थ्रस्ट यानी साइड के दबाव को कम कर देता है। सोचिए, इसी इंजीनियरिंग ने इस भारी भरकम ढांचे को बिना स्टील के 1000 साल से सुरक्षित खड़ा रखा हुआ है। इस मंदिर की सबसे शानदार बात है इसका विजुअल कॉन्ट्रास्ट। जरा बाहर की दीवारों को देखिए, ये 3 वर्टिकल लेयर्स में बटी हैं और एकदम तेज प्राकृतिक रोशनी में नहाई हुई हैं। यहां आपको देवी देवताओं, पौराणिक जीवों और कामुक आकृतियों की इतनी बारीक नक्काशी मिलेगी जो दुनिया की चकाचौंध और बहुलता को दिखाती है। लेकिन जैसे ही आप अंदर गर्भगृह में जाते हैं, एकदम खाली, कोई सजावट नहीं, बस एक अंधेरा सा खोखला स्पेस। ये उस परम सत्य, उस यूनिवर्सल प्रिंसिपल पुरुष को दर्शाता है जो बिल्कुल निराकार है। और यही कंट्रास्ट हमें हमारे आखिरी भाग तक लाता है, द जर्नी टू गॉड। चलिए उस रास्ते पर चलते हैं जो एक भक्त तय करता है और समझते हैं इसके एक्सपीरियंशियल डिजाइन को। ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाने वाला ये लेआउट सिर्फ चलने का कोई रास्ता नहीं है, ये एक फिजिकल और सेंसरी ट्रांजिशन है। मुखमंडप से शुरू होकर फिर मंडप, महामंडप और अंतराल से होते हुए गर्भगृह तक। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, बाहर की रोशनी कम होने लगती है, स्पेस सिकुड़ने लगता है और पवित्रता का एहसास गहरा होता जाता है। वास्तुकला आपके दिमाग को शांत कर रही होती है। और अंत में जब आप गर्भगृह तक पहुंचते हैं तो नेचुरल लाइट लगभग खत्म हो चुकी होती है। ये बिल्कुल एक गुफा जैसा माहौल है, एक गर्भ कक्ष की तरह। यहां एकदम सन्नाटे में आपको शाश्वत, निराकार, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है। यहीं पर एक इंडिविजुअल की चेतना उस पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो जाती है। इंजीनियरिंग और अध्यात्म का ऐसा मिलन शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो आज के इस सेशन को खत्म करते हुए डिजाइन के फ्यूचर लीडर्स होने के नाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हमने इंजीनियरिंग, एनाटॉमी और मेटाफिजिक्स का ये जो इतना गहरा और प्राचीन कनेक्शन आज देखा है, क्या हम इसे कल की मॉडर्न इमारतों में इस्तेमाल कर सकते हैं? हम कैसे अपने फ्यूचर के आर्किटेक्चर में इस कॉस्मिक और एनवायरमेंटल हार्मनी को वापस ला सकते हैं, ताकि हमारी इमारतें सिर्फ कंक्रीट के बॉक्स ना रहें, बल्कि जीवंत संरचनाएं बन जाएं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।